नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। दुष्यंत कुमार की एक गज़ल की पंक्ति है, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अभी कोई 1 महीने पहले तक जो लोग एक मंच से बोल रहे थे, एक साथ चल रहे थे, एक साथ मिल करके पदयात्रा कर रहे थे और सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती दे रहे थे, वो लोग अचानक अलग अलग सुर में बोलने लगे हैं। ये कहानी बिहार की है और बिहार में महागठबंधन की। आपको याद ही है कि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, जिसकी स्थापना लालू यादव ने की थी। उसके बाद कांग्रेस है और फिर कई वामपंथी दल हैं और इस बार एक और पार्टी वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो भी शामिल हो गई है। अब टिकटों के बंटवारे में ऐसा घमासान हुआ कि ऐसा लग रहा है, कम से कम अभी की स्थिति में तो लग ही रहा है कि 11 सीटों पर ये महागठबंधन के लोग जो हैं आपस में ही लड़ेंगे। हालांकि बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है, कुछ कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ लोग जिनको सिंबल दिया जा चुका है और जो पहले फेज़ में थे उन्होंने नाम वापस नहीं लिया, तो वो कैंडिडेट तो बने ही रहेंगे। फिर भी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो सहमति बनेगी, यानी जिस पार्टी को वो टिकट, वो सीट दी जाएगी, वो पार्टी जो है वो उस सीट पर लड़ेगी और बाकी लोग समर्थन देंगे। दूसरे फेज़ में अभी 23 तारीख तक नाम वापस करने की सुविधा है। लेकिन इस लड़ाई ने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है। करीब महीने भर पहले जो लोग, जो पार्टियों के कार्यकर्ता और आम लोग ये महसूस करने लगे थे कि इस बार महागठबंधन एक बड़ी चुनौती बनने वाला है, उस पे संदेह के बादल जो हैं वो मंडराने लगे हैं। आखिरकार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ क्यों नहीं बैठ पाए? टिकटों का ये जो विवाद चल रहा था, इस बीच 14-15 तारीख को पिछले दिनों दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। तेजस्वी यादव उस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आए, लेकिन मिले बिना चले गए और वहां जाकर अपनी पार्टी के 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उधर कांग्रेस ने 61 लोगों की सूची जारी कर दी, लेफ्ट ने भी अपनी सूची जारी कर दी और वीआईपी ने भी अपनी सूची जारी कर दी। और इसमें स्थिति ऐसी बनी कि कुछ सीटें ऐसी आ गई जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुकाबला है, यानी दोनों के कैंडिडेट हैं। कहीं पर वीआईपी और आरजेडी है, कहीं पर लेफ्ट और कांग्रेस या गठबंधन में शामिल कोई और पार्टी है। कहने के लिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली फाइट है, दोस्ताना लड़ाई है। लेकिन असल में देखिए तो जनता के पर्सपेक्टिव से दोस्ताना लड़ाई क्या हो सकती है? लोगों के मन में एक बात तो चली गई कि आखिरकार ये लोग एक क्यों नहीं हो सके, क्यों नहीं ये सिर्फ 11 सीटों पर तालमेल को अंतिम रूप दे सके। आखिर वो 11 सीटें क्या है? इनमें कुछ कई बड़े नेताओं की सीटें नहीं हैं। हालांकि ये सीटें कई पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब गठबंधन बनता है तो ये तो देखा ही जाता है कि किसको कौन सी सीट मिल जाए। एनडीए में भी बहुत विवाद था, लेकिन एनडीए में सब कुछ शांतिपूर्वक निपट गया। वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने तय किया कि वो 101 सीटों पर लड़ेंगे, दोनों एक बराबर की सीटों पर। 29 सीटें उन्होंने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आर को दे दी और बची हुई 6 सीटें हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को और 6 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो मामला जो है वहाँ ठीक हो गया। यहाँ पर ये लड़ाई क्यों हुई? टिकट बंटवारे के पहले एनडीए में भी लड़ाई हो रही थी, लेकिन टिकट बंटवारे की घोषणा उन्होंने शांतिपूर्वक कर दी और वो अमल भी हो गया।
वहाँ भी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा बहुत कुछ बोल रहे थे। चिराग पासवान भी 50-60 सीटों पर दावा ठोक रहे थे, पर वो विवाद खत्म हो गया। यहाँ नहीं हुआ। इसका नुकसान आखिर किसको होगा? जनता के बीच जो ये बात जा रही है कि इनमें एकता नहीं है, उसका नुकसान किसको होगा? जाहिर है कि इन्हीं दलों को होगा। जबकि बिहार के चुनाव की स्थिति इस बार जो है कुछ बदली हुई थी। पिछले 6 महीने से, बल्कि 1 साल से, और मैं कहूँगा कि 2 साल से कई ऐसे मुद्दे सामने आए थे जिससे ये लग रहा था कि इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव जातीय गठबंधन पर नहीं होगा। उसकी जगह जो राज्य के मुद्दे हैं वो सामने होंगे। और इसमें बहुत कुछ श्रेय प्रशांत किशोर को भी जाता है, जिन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाने के बाद लगातार एक मुहिम की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार से पलायन रोकना होगा और उसके लिए बिहार में रोजगार पैदा करने होंगे। जाहिर सी बात है कि इसके लिए उद्योग धंधे आएँ, इसकी कोशिश करनी होगी, जो कि बिहार में अभी पिछले 20 क्या बल्कि 30-35 सालों से लगातार नहीं हो रहा है। बिहार से उद्योग गए ही हैं, आए बहुत कम हैं। तो एक ये मामला पलायन और रोजगार। दूसरा, प्रशांत किशोर ने शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा के नाम पर भी पलायन होता है। आखिरकार बिहार के बच्चे जो हैं दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, बेंगलोर में, राजस्थान के अलग अलग शहरों में जैसे कोटा में, हैदराबाद में, चेन्नई में और भी बहुत जगहों पर जाकर पढ़ रहे हैं। वही सारे विश्वविद्यालय और कॉलेज बिहार में क्यों नहीं खुल सकते? इस मुद्दे को उठाया था। और उसके बाद जब राहुल गांधी ने संविधान बचाओ यात्रा के ज़रिए माहौल बनाया, उसके बाद फिर उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के ज़रिए माहौल बनाया। खुद तेजस्वी यादव ने रोजगार को प्राथमिकता के साथ उठाया। लेकिन ये सब मुद्दे पीछे की तरफ खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन अपनी एकता को दिखा नहीं पाया। और एक बार मतदाता के मन में कोई बात चली जाती है तो मुश्किलें बहुत सारी खड़ी हो जाती हैं। बहरहाल अभी भी वक्त है, बातचीत चल रही है। अभी जो चर्चा आ रही है उसमें एक सीट जिस पर सीपीआई के कैंडिडेट भी थे, कांग्रेस के भी थे, तो वहाँ से सीपीआई ने वापस कर लिया है, ऐसा बताया गया है। एक सीट जिस पर कि वीआईपी के कैंडिडेट भी थे और आरजेडी के कैंडिडेट भी आ गए थे। अब वो पहले फेज का चुनाव है, नामांकन वापस नहीं हो पाया, लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि समर्थन जो है वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं उनको ही दिया जाएगा। तो ये सब जो है आखिर में पैचअप की कोशिश है, पर ये पहले भी हो सकता था। आरजेडी अपना चुनाव चिन्ह देने के पहले भी इस मामले को तय कर दे सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। बहरहाल बिहार के चुनाव में इस बार कौन सा रंग दिखाई देगा, ये समझने की बात है। जातिवाद का विरोध करने वाली पार्टियां, इस बार एक अच्छी बात ये हुई कि बहुत सारी पार्टियों ने जो है जातिवाद के आधार पर या जातीय गठबंधन के आधार पर वोट की बात नहीं करके या धार्मिक आधार पर वोट की बात नहीं करके विकास के आधार पर वोट की बात की। एनडीए भी विकास के नाम पर और जो वो लोगों को दान अनुदान दे रहे हैं उसके नाम पर वोट मांगने की बात मांग रहे हैं, और उसके साथ साथ बाकी पार्टियां भी विकास की बात कर रही हैं। ये मुद्दे कितना चलेंगे, ये कुछ इसकी तस्वीर जो है सामने आने लगी है। जैसे इस बार पहली बार वहाँ युवा वर्ग का एक अलग मतदाता बैंक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो युवा है, जिसको रोजगार चाहिए, वो अपनी जाति को पीछे छोड़ने की बात कर रहा है। अभी छोड़ देगा या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन वो अपनी जाति को पीछे छोड़कर उन लोगों की तरफ देख रहा है जो रोजगार की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें तेजस्वी हैं, इसमें प्रशांत किशोर भी हैं, इसमें एनडीए भी है। लेकिन एनडीए से एक सवाल तो लोग कर ही रहे हैं कि आखिरकार 20 साल से लगभग नीतीश कुमार की सरकार है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया जो कुछ होना था, वो काम आगे क्यों नहीं बढ़ा। ये एक मुद्दा है। एक महिलाओं का वोट वर्ग बन गया था, जिस पर एक तरह से नीतीश कुमार का एकाधिकार था, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम भी किए थे।
शुरुआत में 2005 में जब सत्ता में आए, उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास करने वाली लड़कियों को साइकिल देना शुरू किया और भी बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने महिलाओं के लिए दी। कुछ दिनों पहले जो महिलाओं को हर महीने सहायता राशि दी जाती है उसको भी बढ़ाकर 2100 कर दिया। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो कि चुनाव को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब महिला और इसमें आखिरी कील ये ठोकी गई कि केंद्र की सरकार ने और बिहार की सरकार ने मिलकर के करीब 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये भेजने की बात कर दी। तो ऐसा लग रहा था कि इसका असर महिलाओं पर पड़ेगा और वो एक मुश्त फिर नीतीश कुमार या एनडीए की तरफ जाएंगी, लेकिन वो भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि हमें हमारे परिवार के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, ये अनुदान दान और ये थोड़ी सी सहायता पर हम कब तक चलेंगे। तो ये एक मुद्दा है। ये एक कंस्टिट्यूंसी बन गई थी जो ख़त्म होती दिखती है। लेकिन एक बात चलते चलते मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बार तेजस्वी यादव ने एक काम तो कर दिया। उन पर जो आरोप लगता था परिवारवाद, उन्होंने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता ही है कि उनकी बहन जो हैं वो चुनाव के लिए बहुत तत्पर थी, रोहिणी आचार्य। नाराज़गी भी दिखाई थी, ट्विटर पर भी कुछ ट्वीट किए थे, लेकिन उसके बाद भी टिकट उनको नहीं दिया गया। उनके बड़े भाई तेज प्रताप, उनको पार्टी से निकाल दिया गया था किसी और कारण से, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया और वो एक अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये स्थितियां जो हैं वो थोड़ी बदलाव का संकेत दे रही हैं और इसका कुछ असर भी हो सकता है। जैसे कि अखिलेश यादव ने पिछली बार लोकसभा के चुनाव के समय यादवों की सीटें कम कर दी, सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया और बाकी गैर यादवों को टिकट दिया। उसका अच्छा नतीजा मिला, बड़ी संख्या में उनके उम्मीदवार जीते। लेकिन अखिलेश जो है एक काम नहीं कर पाए, वो परिवारवाद से नहीं बच पाए। जिन 5 यादवों को टिकट दिया गया वो सब उन्हीं के परिवार के थे, बाकी उनके परिवार के बाहर के किसी यादव को भी टिकट नहीं मिला। खैर, तेजस्वी ने परिवार को भी थोड़ा दूर किया है, यादवों को नहीं दूर किया है। उनकी पार्टी में यादवों को अच्छी संख्या में टिकट मिला है, क्योंकि उसके आधार भी वही हैं, मुस्लिम भी हैं। लेकिन हर पार्टी ने आखिरी क्षणों में आकर के जातिवाद को खुल करके सामने ज़रूर रखा। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड ने जो है वो तो जब कैंडिडेट लिस्ट जारी हुआ तो उसमें उम्मीदवार की जाति भी लिख दी गई। बहरहाल सब कुछ के बावजूद, इतना ईबीसी के लिए बोलने के बावजूद, कोई भी पार्टी 36% से 40% के बीच ईबीसी को यानी अत्यंत पिछड़े लोगों को टिकट नहीं दे पाई और हर पार्टी के लिस्ट में जो सवर्ण हैं उनका दबदबा अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन बिहार के चुनावों पर हम लगातार आपको नई जानकारी अपने विश्लेषण के साथ देते रहेंगे। इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के पहले एक अनुरोध आपसे कि अगर सत्य हिंदी का ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया डाउनलोड कर लें। इससे आपको हमारा प्रोग्राम बेहतर ढंग से देखने का मौका मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी टिप्पणी लिखिए, अपनी राय बताइए हमारे प्रोग्राम पर भी, और अगर उससे सहमत हैं तो भी। और इसके साथ साथ एक अनुरोध और है कि हमारे जो प्रोग्राम है उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि हमें काफ़ी मदद मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.